तो चलिए शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 1, जिसमें हम स्कूल एग्जाम्स के लिए जो बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि असाइनमेंट्स आप बहुत सारे करते हो, लेकिन ये समेटिव असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि नॉलेज आपका कितना है वो पूरा गेन कर किया आपने, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ रॉक इज ब्रॉट फ्रॉम सरफेस ऑफ द मून। तो मून से आप पत्थर चुरा के लेके आए अर्थ पे, तो क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है, इट्स मास विल चेंज। मास कभी किसी ऑब्जेक्ट का चेंज हो सकता है क्या? ठीक है, मास मतलब भूसा भरा इन द बॉडी, जो भी मैटर कंटेंट इन द बॉडी जिसके वजह से उस बॉडी का एग्जिस्टेंस है, तो मास कभी चेंज नहीं होता, तो मास चेंज नहीं होगा। तो पहले भाई साहब ने गलत आंसर है ऑप्शन। दूसरा बोला है कि इट्स वेट विल चेंज बट नॉट इट्स मास। तो यार सही बात है कि अगर आप मून से अर्थ पे लेके आओ तो ग्रेविटी की वजह से, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे जो है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मून पे है, इसमें ही फर्क है। तो वेट चेंज हो जाएगा ऑन अर्थ एज कंपेयर टू मून। मून पे वेट कम होगा क्योंकि ग्रेविटी कम है, अर्थ पे वेट ज़्यादा होगा क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा है। बोथ मास एंड वेट विल चेंज, नहीं, गलत बात है। इट्स मास एंड वेट बोथ विल रिमेन सेम, नहीं, वेट चेंज होता है, वेट बदलेगा, राइट। तो ये बात भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। समझ में आ रहा है आपको? देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अ बॉडी इज वेट एट पोल्स एंड दैट एट इक्वेटर। तो मैंने ये डिस्कशन किया था आप लोगों से कि अर्थ क्या होता है ना, कि अर्थ ऐसा अंडे जैसा है, एक इलिप्टिकल शेप है। तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स द इक्वेटर, दैट इज रेडियस ऑफ द इक्वेटर। और ये जो डिस्टेंस है, ये पोल हो गया, ये है पोल नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये पोल का रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस इक्वेटर पे बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू रेडियस एट पोल। कितना है? ये 22 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ी है। इक्वेटर का जो रेडियस है, ये जो डिस्टेंस है, ये 22 किलोमीटर से बड़ा है। ठीक है, तो हमें पता है कि G इज इक्वल टू कैपिटल G M अपॉन R का स्क्वायर होता है। इसका मतलब G और R के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शन है, R स्क्वायर के बीच में, है ना। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस के बीच में जो डिस्टेंस है, ये कैसा है, मतलब रिलेशनशिप है, वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो भी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा। तो पोल पे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है क्योंकि रेडियस कम है, और इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी क्योंकि रेडियस ज़्यादा है, इनवर्स प्रोपोर्शन होने से। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि एट इक्वेटर विल बी ग्रेटर देन दैट एट पोल। द वेट एट द इक्वेटर, तो वेट इक्वेटर पे ज़्यादा होगा क्या? नहीं होगा, एग्जैक्टली इसका अपोजिट होगा। तो क्या होगा, वेट एट पोल विल बी ग्रेटर देन वेट एट इक्वेटर। ठीक है, वेट एट पोल्स विल बी इक्वल टू वेट एट इक्वेटर, नहीं, ये गलत है। और इसीलिए हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे क्योंकि बी ऑप्शन सही है। डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्ट, डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्ट क्या? मास पे तो डिपेंड करता ही है, तो मास तो कांस्टेंट रहना ही चाहिए उसका। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर इज बी। क्योंकि इलिप्टिकल शेप है, ये रेडियस ज़्यादा है, तो यहाँ पर ग्रेविटी कम होगी। तो ग्रेविटी कम है और ग्रेविटी एट पोल ज़्यादा है, तो ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन ग्रेविटी एट, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। ठीक है, क्योंकि रेडियस में अंतर है। देन कंसिडर अ सैटेलाइट गोइंग राउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। कि सैटेलाइट है, सर्कुलर ऑर्बिट में जा रही है अर्थ के, तो क्या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है बोल रहे हैं इसमें से। कंसिडर अ सैटेलाइट गोइंग राउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। अर्थ है, अर्थ के अराउंड सैटेलाइट, जैसे मून होगा या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होंगी, है ना, तो वो घूम रही है गोल गोल।
तो बोला है कि स्टेटमेंट इनमें से रॉन्ग वाला स्टेटमेंट बताइए, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। इट इज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी है क्या वो? फ्री फॉल मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पे नीचे गिरना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अभी तो घूम ही रही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है सही, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि ऑब्जेक्ट, दिस सैटेलाइट इज इन द स्टेट ऑफ फॉलिंग ऑलवेज। इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, अगर ये स्पेसशिप होता और ऐसा घूम रहा होता अराउंड द अर्थ, तो क्या होता, वहां पर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो एकदम, हमें दिखता है ना कि गोते खा रहे हैं, उल्टे सीधे घूम रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्री फॉल वाला एक्सपीरियंस आता है वहां पे। तो फ्री फॉल सही और आंसर, रॉन्ग आंसर ढूंढना है हमें। इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है। तो सैटेलाइट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से घूमती है या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर वो एक्सेलरेट होती है, देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, अगर ये सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी, तो अर्थ जिस स्पीड से घूम रही है उस स्पीड से सैटेलाइट भी घूम रही है। क्योंकि अगर ये पॉइंट यहाँ गया तो ये सैटेलाइट भी यहाँ आ जाएगी, क्योंकि उसको हमेशा इसको ट्रैक करना है, ठीक है। तो विदाउट पर्पज सैटेलाइट को जोर से तो घुमाएंगे नहीं। आपने देखा होगा परमाणु या फिर ऐसे कुछ मूवीज में सैटेलाइट को हम स्पीड अप डाउन या फिर ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि उसका फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी पे ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये बहुत मतलब रोज चेंज करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, ये भी बात सही है, दोनों बात सही है। तो हमें रॉन्ग ऑप्शन ढूंढना है। रॉन्ग ऑप्शन क्या बोल रहा है? इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स directed away from the center of the earth which counters the balance of the gravitational pull। तो ये जो बात की है यहाँ पे, देखो ये स्टेटमेंट समझने में शायद तुमको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ। देखो आप, कि बोला है कि अर्थ हमेशा, कोई भी प्लैनेट हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचता है। तो ऐसा कोई फोर्स निकल रहा है क्या जो कि इसको अवे कर रहा है? देखो फोर्स बिटवीन द टू मासेस, इट इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। जितने फोर्स से ये खींच रहा है वही, तो यहां पर बोल रहे हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन द, फोर्स एक्टेड अपॉन, इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। कैसे सेंटर ऑफ द अर्थ से अवे जाने वाला कोई फोर्स है जो इसको काउंटर बैलेंस कर रहा है, इसके ग्रेविटेशनल पुल को, ठीक है। और ये बोला है कि इसका एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो अब देखो, ये बड़े बड़े वर्ड्स यूज किए हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या है ये तो हमने पढ़ा भी नहीं अभी तक, ठीक है। मोमेंटम पढ़ा है, मोमेंटम मतलब हमने मास इनटू वेलोसिटी पढ़ा है। तो यहाँ पर ये एक चीज मैं बोलना चाहूंगा आपको, इट इज एक्टेड बाय अ फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विच काउंटर बैलेंस द ग्रेविटेशनल पुल। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को उतनी ही स्पीड से खींचता है, लेकिन ये जो बॉडी रोटेट हो रही है, ये बॉडी जो रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है इसके अराउंड, ये हमेशा से, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये जितना अट्रैक्ट करेगा उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ऐसा कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है। इट इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ फॉलिंग, लेकिन अर्थ का रोटेशन रिवॉल्यूशन की वजह से ये चीज़ गिरती नहीं है। ये न्यूटन ने हमें उसके थॉट एक्सपेरिमेंट में बताया था कि अगर मैं पहाड़ पे चला जाऊँ और किसी ऑब्जेक्ट को फेंकूँ तो वो ऑब्जेक्ट कभी नीचे गिरेगा ही नहीं, अगर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से मैं फेंकता हूँ। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ऑर्बिटल वेलोसिटी। नहीं तो ये अगर स्पीड इसका स्लो हो गया तो ये आके क्रैश करके अर्थ पे गिर जाएगा, ठीक है। तो विल गो विद ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर ये कोई काउंटर बैलेंस वाला एक्ट नहीं हो रहा है, और इट्स एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहता है, एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहता है। ये बात आप मेरी मान लो, क्योंकि आपको ये समझाना पड़ेगा अभी फिर से, ठीक है। देन ऑप्शन फोर क्या बोल रहा है? अ मिसाइल इज लॉन्च विद अ वेलोसिटी लेस देन द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? अभी मैंने बात की थी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से
अगर किसी रॉकेट को बाहर निकलना है तो उसकी जो स्पीड होगी, है ना, क्या होनी चाहिए, एस्केप वेलोसिटी से थोड़ी सी। तो यहाँ पर बोला है कि इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज। तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। ये आप वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी पावर में सीखोगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। तो जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, तभी हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो अब मुझे बताओ इसका सम क्या हो जाएगा। सम क्या हो जाएगा, जितना आप दूर जाओगे, ठीक है, उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा और उसका आपका स्पीड क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा स्पीड है, ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, कम होता जाएगा स्पीड अगर रॉकेट है, ठीक है। एक पॉइंट पे हमको लेके आना पड़ेगा। और अब उसका इक्वेशन देखिए, इन दोनों का सम का इक्वेशन हमेशा नेगेटिव आता है। तो ये भी आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस टाइप की बात है। जब हम डिटेल में इसको पढ़ सकेंगे थोड़ा सा हायर कंसेप्ट में, तब आपको समझेगा। तो अभी के लिए हमको इसको थोड़ा सा इग्नोर करना है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर ने तो ये पढ़ाया नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आपको बेसिक से शुरू करना है, फिर जाके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात है। देन क्वेश्चन नंबर 5 सेज एसआई यूनिट ऑफ जी। यार ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। जी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कितना हो जाएगा उसका ऑप्शन, है ना, उसका ऑप्शन हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कंफ्यूजिंग है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा 5 का, ये जो बी दिया हुआ है सी और ये मिसप्लेस हो गया है। तो जो भी होगा आंसर देख लेना, लेकिन ये वाला आंसर है। क्यों, कौन सा वाला, दिस वन, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हंसना ज़रूरी है इसके लिए। देन ऐसा यूनिट ऑफ कैपिटल जी दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूजीसी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए तो हम बोलते हैं कि फोर्स बिटवीन टू मासेस इज गिवन बाय कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू देते हैं हम लोग, और जी की वैल्यू अगर निकालनी है तो आर को इधर भेजना पड़ेगा, m1 और m2 को नीचे भेजना पड़ेगा। तो हो जाएगा जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो इसका यूनिट अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका यूनिट आ जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये भी नहीं है, कंफ्यूज हो गया था। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, दिस विल बी योर राइट आंसर। तो ऑप्शन इज 6th का डी ऑप्शन है, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है बताओ, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। स्टेटमेंट करेक्ट है कि बोला है कि ऑल द बॉडीज रिपेल इच अदर इन दिस यूनिवर्स। रिपेल नहीं करते, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो बोल रहा है कि अट्रैक्ट करते हैं सारी बॉडीज। तो ये स्टेटमेंट गलत है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। आवर अर्थ डज नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। यार हमारी अर्थ तो बिहेव करती है मैग्नेट जैसी। डज नॉट बोल रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 8.98, ये तो हमें पता ही है 9.8 है करके। ऑल द बॉडीज एट ऑल द बॉडीज फॉल एट द सेम रेट इन वैक्यूम। तो ऑब्वियसली ग्रेविटी छोटी या मोटी बॉडी पे सेम लगता है, लेकिन इसका इनर्शिया ज़्यादा है ना। मतलब अगर मैं बोलूँ कि, तो ये स्टेटमेंट सबसे सही है। इसका हमने वीडियो भी देखा है और मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में इसको एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है, रॉबर्ट बॉयल वाला एक्सपेरिमेंट। तो अगर मैं बोलूँ कि यार ये बॉडी है 50 kg की और ये बॉडी है 5 kg की, तो इस पे ड्यू टू ग्रेविटी इस पे भी 10 लग रही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे भी लग रही है। तो इस पे लग रहा है फोर्स 50 न्यूटन, इस पे लग रहा है फोर्स 500 न्यूटन। तो आप बोलोगे सर इस पे तो बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, इस पे तो बहुत कम फोर्स लग रहा है, 10 गुना ज़्यादा है बॉडी ए और ये बॉडी बी, सॉरी बॉडी ए और बॉडी बी के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इनमें तो 10 टाइम्स ज़्यादा लग रहा है बॉडी ए पे फोर्स। सही बात है ना। फिर भी ये बॉडी और ये बॉडी साथ में कैसे गिरते हैं, देखो
अच्छा सवाल है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ए और बी बॉडी में अगर आप इन दोनों को सेम हाइट से एक साथ अगर आप नीचे फेंकोगे, है ना, जो हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था, ये दोनों एक साथ क्यों गिरेंगे? भले ही उन पे दोनों पे अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन ये फोर्स इस बड़े मास को लेकर जाने में, मतलब इसका जो इनर्शिया ज़्यादा है, तो ये धीरे धीरे मूव करेगा। इसका इनर्शिया कम है तो ये मूव करने की कोशिश करेगा। तो हमें हमेशा एक मिसकंसेप्शन रहता है कि हेवी ऑब्जेक्ट जल्दी नीचे गिरेगा एज कंपेयर टू लाइटर ऑब्जेक्ट, पर ये हमारा मिसकंसेप्शन है। हम अगर इसको एक्सपेरिमेंटली या फिर आप घर पे भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक साथ फेंक के नीचे देखो, वो दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे, क्योंकि इसको टाइम लगेगा ड्यू टू इट्स इनर्शिया, इसको टाइम नहीं लगेगा। तो दोनों एक साथ, तो ये जो फोर्स होता है, ज़्यादा फोर्स, वो यूज़ हो जाता है इसकी इनर्शिया को ओवरकम करने में। होप आपको समझ में आया होगा। तो ऑल द बॉडीज फॉल एट द सेम रेट इन वैक्यूम इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी सारी स्टेटमेंट्स गलत है। समझ में आया? देन मैक्सिमम वेट ऑफ अ बॉडी, मैक्सिमम वेट क्या है बॉडी का? इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ करके देखो, जीरो मिलेगा आपको, है ना। बी ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा यहाँ पे, बी ऑप्शन गायब हो गया क्या? हाँ सॉरी सॉरी, है। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ भी कम कम होता जाता है। तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ तो जीरो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आप ये बात बहुत अच्छी तरह से समझो कि अर्थ के अगर ऊपर जाओगे सरफेस से, इस सरफेस से ऊपर गए तो भी ग्रेविटी कम होने लगेगी, और सरफेस से नीचे गए तो भी ग्रेविटी कम होने लगेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देयरफॉर वेट ऑफ द बॉडी भी, ऊपर जाओगे तो भी वेट कम होगा, नीचे जाओगे तो भी वेट कम होगा, ठीक है। तो सरफेस पे रहोगे तो ही वेट आपको मैक्सिमम मिलेगा सारे केस में। तो यहाँ पर क्या हुआ, अबव द सरफेस में भी कम हो रहा है, इनसाइड द अर्थ भी कम हो रहा है वेट। तो मैक्सिमम वेट कहाँ मिलेगा? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ मिलेगा, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ मिलेगा। समझ में आया क्या? देन नाइन्थ, द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस बी डबल्ड देन द फोर्स बिटवीन देम विल बिकम। क्या बोला है आपको? डिस्टेंस अगर डबल हो गया दो मासेस के बीच में, पहले आर था फिर 2r हो गया सपोज, तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर होता है हमेशा, तो ये आर स्क्वायर अगर होगा तो ये हो जाएगा 4r², है कि नहीं? है ना। तो आपको फोर टाइम्स क्या मिलेगा? तो जितना दूर जाएगा उतना फोर्स कम हो जाएगा, तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो बहुत ही आसान सा सवाल था, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 10, a body falls freely towards the earth with, a body falls freely towards the earth with, क्या बोला है? यूनिफॉर्म स्पीड से गिरती है क्या? अगर अर्थ पे गिर रही है या ऑब्जेक्ट अर्थ पे नीचे गिर रहा है तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेट करेगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, जी की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, 9.8 ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन स्पीड उसकी बढ़ती है। यूनिफॉर्म स्पीड से तो नहीं जाता, मतलब अगर पहले जीरो है स्पीड, फिर 1 2 3 4 4 ऐसा करके जितना डेप्थ तक गिरेगा उतना स्पीड ज़्यादा होते जाएगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड से तो नहीं गिरता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं करता ऐसा बोल रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं होती है ना, स्पीड तो चेंज ही कर रहा है। तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो ये बहुत ही बेसिक सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या बोल रहा है कि इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज m ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ देन इट्स मास ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। क्या बच्चों जैसा सवाल है, लेकिन कंफ्यूज होते हैं, हमें मजाक लग रहा है अभी क्योंकि पढ़ रहे हैं हम, लेकिन जल्दबाजी में यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि मास कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो बोला है कि इफ द मास ऑफ द बॉडी इज ऑन द अर्थ इज m, तो मून पे भी m ही होगा, इसमें कोई भी गलती नहीं करना कभी भी, मास कभी भी चेंज नहीं होता। वेट, वेट क्या बोल रहा है? वेट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ है, ऑफ अ बॉडी
इन इनडिसिप्लिन इंटर प्लानिटरी स्पेस इज मैक्सिमम। क्या बोला, वेट इंटर प्लानिटरी स्पेस में क्या होता है, मैक्सिमम। ऐसा नहीं है। क्या बोला है आपको, इंक्रीज विद द व्हेन द बॉडी गोज अप। तो बॉडी ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी कम होगा, तो वेट भी कम होगा। इंक्रीज नहीं होता है, कम होता है। ये हमें पता होना चाहिए। तो इन चारों स्टेटमेंट में से पहला ही स्टेटमेंट सही है कि वेक्टर क्वांटिटी है। और इंटरप्लैनेटरी स्पेस में मतलब, स्पेस में मतलब अर्थ से दूर गया तो वहाँ में वेट नहीं मैक्सिमम हो सकता। कैसे मैक्सिमम होगा, ग्रेविटी जितना कम होगा तो वेट कम ही होता जाएगा। तो स्पेस में अगर ग्रेविटी है या नहीं है डिपेंड करता है ना। अगर मून के पास है या फिर आप अर्थ के पास है, यार स्पेस में है तो कुछ भी वेट नहीं होगा ऑब्जेक्ट का, फ्री फॉल ही करेगा, हमेशा जीरो हो जाएगा, वेटलेस फील करेगा। समझ में आ रहा है। तो यही ऑप्शन सही लग रहा है, बाकी सारे ऑप्शन गलत लग रहे हैं। थर्टींथ थर्टींथ क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ जी नियर द अर्थ सरफेस इज। अर्थ सरफेस के पास क्या है वैल्यू, हमें पता है 9.8 है। तो इसमें कोई गलत नहीं होगी, ये भी सब गलत है दिया हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो का मतलब होता है अर्थ। अर्थ से जो स्टेशनरी दिखता है, तो अगर ये सैटेलाइट ऐसा घूम रहा है अर्थ के ऊपर, तो अर्थ भी रोटेट करेगा। तो अगर ये पॉइंट दिख रहा है इसको, सैटेलाइट को, चलो ये वाला रेंज में है सैटेलाइट, और अब अर्थ खुद रोटेट करती है, मतलब 24 आवर्स जो मिल रहे हैं हमको, जस्ट बिकॉज। तो अर्थ के साथ साथ, जैसे इंडिया के ऊपर है सैटेलाइट, तो ये इंडिया है यहाँ पे, इंडिया के ऊपर अपना भारत देश के ऊपर सैटेलाइट मंडरा रहा है। तो अभी भी जब अर्थ रोटेट करेगा, भारत अपना इधर होगा, इंडिया हमारा इधर होगा, तो ये भी इधर ही होगा। तो आसमान से जब भी आप देखोगे तो ये स्टेशनरी दिखेगा, क्योंकि हमेशा आपके ऊपर दिख रहा है, सर के ऊपर मंडरा रहा है, तो आपको क्या दिखेगा, स्टेशनरी ही दिखेगा ना। तो ऐसे सैटेलाइट जो जमीन से देखने पर रेस्ट पे दिखते हैं, स्टेशनरी दिखते हैं, उनको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जो अर्थ से देखने पर हमें स्टेशनरी दिखते हैं, तो उसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बोलेंगे। समझ में आया। तो क्या बोलेगा, मूव फास्टर देन द नियर अर्थ सैटेलाइट। तो फास्टर कैसे घूमेंगे, नहीं घूम सकते फास्टर, है ना, क्योंकि अर्थ जिधर घूमेंगे, जितना अर्थ घूमेगा उतना ही वो सैटेलाइट घूमेगा। समझ में आया। हैज अ टाइम पीरियड लेस देन दैट नियर अर्थ सैटेलाइट। टाइम पीरियड, अब नियर अर्थ सैटेलाइट के, नियर अर्थ सैटेलाइट क्या करता है, नियर अर्थ सैटेलाइट से पोलर, पोल टू पोल जैसे सैटेलाइट है, या एकदम पास वाला सैटेलाइट है, तो उनके साथ तो इसका कोई संबंध। तो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है, ये क्या काम करता है, ये हमेशा करेगा कि एक्सिस टू एक्सिस घूमने की कोशिश करेगा। जैसे अर्थ का रिवॉल्यूशन, अगर रोटेशन ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है, खुद इस एक्सिस के अलॉन्ग, तो पोल की जो पोलर एक्सिस जो है, उसी के साथ ये भी सैटेलाइट घूमेगा, तो स्टेशनरी रहेगा। इट इज स्टेशनरी इन स्पेस बोला है, तो स्टेशनरी इन स्पेस रहेगा तो गिर जाएगा सैटेलाइट नीचे। तो स्पेस में स्टेशनरी नहीं रहता है, वो घूमते रहता है। लेकिन अर्थ जिस स्पीड से रोटेट कर रही है ना, रोटेट बोल रहा हूँ मैं, रिवॉल्व नहीं, है ना। तो अर्थ के साथ साथ ये भी रोटेट करते रहता है। तो जहाँ अर्थ होगा, मतलब जहाँ इंडिया होगा, उसी के ऊपर ये सैटेलाइट मंडराते रहेगा। दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। होप आपको समझ में आया होगा। जितना अर्थ का रोटेशन का स्पीड है, उतना ही सैटेलाइट का रोटेशन का स्पीड होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि रिवॉल्व्स अबाउट द पोलर एक्सिस। तो ये अगर पोल टू पोल एक्सिस है अर्थ का, तो ये उसका भी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है। समझ में आया क्या। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपको समझा होगा। ठीक, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इमेजिन करो, समझो इस चीज़ को। देन क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या बोला है आपको, 15th क्वेश्चन क्या बोला है आपको, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करती है, एक मास दूसरे मास पे, ये m1 ये m2, फोर्स g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। तो फोर्स प्रोडक्ट ऑफ द मास
उनके बीच का सेपरेशन और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे भी डिपेंड करता है। F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया क्या? तो ऑल ऑफ दिस शुड बी योर आंसर। 16. When an object is thrown up, the force of gravity, क्या बोला है? When the object is thrown up, force of gravity क्या होती है? force of gravity acts in the direction of motion। क्या बोला है? क्या बोला है? When an object is thrown up, the force of gravity acts in the direction of motion। ठीक है, फिर बोला है कि acts opposite to direction of motion। तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी तो नीचे ही रखती है ना हमेशा, है ना। ये अगर उसको पॉजिटिव पकड़ेंगे डायरेक्शन को तो ग्रेविटी हमेशा निगेटिव रहेगी। इसके लिए तो अपोजिट होगी। कब? ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप तो ग्रेविटी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगी। सिंपल है। रिमेन कांस्टेंट एज द बॉडी मूव्स अप। कांस्टेंट तो रहती है पर अपोजिट डायरेक्शन में होती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हाँ ग्रेविटी तो कांस्टेंट ही रहेगी। ये क्या, ये ऑप्शन नहीं देना चाहिए था, ऐसा कंफ्यूज होंगे बच्चे। दिस ऑप्शन इंक्रीज एज द बॉडी मूव्स अप। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अगर नीचे गिरेगी तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंक्रीजेस बोल रहा है, नहीं कांस्टेंट रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट। इंक्रीज भी नहीं होती है, डिक्रीज भी नहीं होती, बस अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यही स्पेसिफिक आंसर होगा। ये ऑप्शन नहीं देना चाहिए था, इससे कंफ्यूज होंगे। और ये इथिक मतलब ये सही भी नहीं है ऐसा ऑप्शन देना, क्योंकि ये मार्क कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि रिमेन्स कांस्टेंट तो है ही है। बॉडी किधर नीचे गिरे या ऊपर गिरे, ग्रेविटी जो लग रही है नियर द सरफेस वो तो सेम ही होगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? उतना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट। क्या एग्जिस्ट? एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। हो सकता है, क्यों नहीं होगा? एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ ओनली। क्यों मून पे नहीं रहेगा? क्या होगा ना मून पे भी। तो ये ऑप्शन तो गलत ही है। इनसाइड द अर्थ ओनली, इनसाइड द अर्थ तो है ही नहीं यार। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो है। एट द सर्फेस ऑफ द मून ओनली, ओनली नहीं, कुछ भी ओनली नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। हमारा घर का थोड़ी है अपना, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, एवरीवेयर इन द यूनिवर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जहाँ पर भी मास है उनके बीच में जो भी अट्रैक्शन होगा दैट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, वो अट्रैक्टिव नेचर का ही होगा हमेशा। कैसा होगा? अट्रैक्टिव नेचर का ही होगा। समझ में आ रहा है? 1 kg वेट इज इक्वल टू, 1 kg वेट किसके इक्वल टू होता है? इक्वल होता है 1 kg वेट इज इक्वल टू व्हाट? 1 kg वेट। देखो ये ग्रेविटेशनल यूनिट है। जब हम g की वैल्यू 9.8 से मल्टीप्लाई नहीं करते थे, 9.8 से हम इसको कभी मल्टीप्लाई नहीं करते थे, तो g 9.8 जो हम वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई नहीं करते थे, तो हम ये बोलेंगे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 kg वेट। तो 1 kg की वैल्यू हमें पता है 1 kg। अब 9.8 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो अभी हमें पता है। तो वेट जहाँ पर भी लिखा होता है या फोर्स ऐसा लिखा होता है 1 kg फोर्स, तो ये फोर्स को हटाओ वहाँ से और वहाँ पे 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो। वेट को हटाओ वहाँ से, वेट की जगह हम 9.8 डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9.8 न्यूटन। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो 1 kg वेट इज नथिंग बट 9.8 न्यूटन। 1 kg वेट इज नथिंग बट 9.8 न्यूटन। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। 18th क्वेश्चन दैट इज ए। समझा आपको? 1 kg वेट इज इक्वल टू, 1 kg वेट इज इक्वल टू व्हाट? 1 किलोग्राम वेट किस के इक्वल है? वही वही सवाल पूछा है यार। 9.8 अब डाइंस में कन्वर्ट करना है। अब मुझे बताओ 1 kg, kg है एसआई यूनिट, वेट अभी हमने किया था तो हमने 1 kg इंटू 9.8 कर दिया। तो जैसा
इसमें है, तो यहाँ पे अगर 1 ग्राम वेट पूछा होता हमें तो हम क्या करते, 1 ग्राम इंटू 980 कर देते, क्योंकि ये CGS यूनिट में है, ये जो है CGS में है, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड मतलब SI यूनिट में है। तो अब हमको ये पूछा है उसको डाइंस में कन्वर्ट करो। डाइंस के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, 1 kg वेट को लिखेंगे हम लोग 1 kg इंटू 9.8 क्या, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, 1 kg वेट को पहले हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम वेट, तो 1000 ग्राम इंटू 980 करेंगे ना, ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, ये ग्राम में है तो ये सेंटीमीटर में होगा। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, देखो 98 और ये कितने जीरो, ये 3 जीरो और ये चौथा जीरो, 4 जीरो हो गए। तो ऑप्शन दिख रहे हैं हमारे पास, क्या हो जाएंगे हमारे ऑप्शंस, देखो यहाँ पर, सॉरी ये हो जाएगा 980 इंटू, ऑप्शन ही नहीं है यार यहाँ पे, तो 19 का 980 डायन बोला है, नहीं गलत है ये, तो 1 ग्राम वेट होना चाहिए ऑप्शन में, 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 980, तो ये हो जाएगा 980 डायंस। ऑप्शन, ये क्वेश्चन गलत है, वही मैं पूछूँ कि बार बार क्यों पूछा, यहाँ पे 1 kg वेट दिया है ना, तो यहाँ पे 1 ग्राम वेट देना चाहिए था, 1 ग्राम वेट, 1 ग्राम वेट क्या होता है ये हमें पता चल गया। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस बिटवीन बताता हूँ मैं, 1 kg वेट SI यूनिट में और 1 ग्राम वेट CGS यूनिट में, तो इसको आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो 1 kg इंटू 9.8, तो ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन, और इसमें आप 1 ग्राम को सीधा ग्राम मतलब CGS यूनिट में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, जी की वैल्यू है वो 980 होती है, तो 1 ग्राम है ये, है ना, तो 1 ग्राम की जगह आप लिखो 1 इंटू 980, तो ये हो जाएगा 980 डाइन। ठीक है, तो 9.8 न्यूटन एंड 980 डाइन ये है। और आपको इसके लिए पता क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन SI यूनिट, कितना वैल्यू है इसका, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यही CGS यूनिट में क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या, तो जब भी ऐसा कुछ दिखे आपको सीधा छाप दो, सीधा मार दो, ठीक है, समझ में आ रहा है। देन सेकेंड 20, सेकेंड क्या बोल रहा हूँ 20, द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती पूछ रहा है, नहीं करती तो हमको क्या पूछ रहे हो, ऐसा बोल सकते ना नहीं करती, किसके ऊपर नहीं करती, नेचर ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज, नेचर ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडी पे भी डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है यार वो, क्या करेगी, डज नॉट डिपेंड बोला है ना, डज नॉट डिपेंड ऑफ, तो वैल्यू ऑफ जी डिपेंड करती है ना यार, तो अगर मैं बोलूँ कि फोर्स डिपेंड करता है जी M1 M2 एंड आर स्क्वायर पे, ठीक है, आर स्क्वायर पे, ठीक है, M1 M2 और आर स्क्वायर पे अगर डिपेंड करता है तो इसके डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, तो जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2, सही बात है, नेचर ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। देन साइज ऑफ द इंटरैक्टिंग बॉडीज पे, नेचर ऑफ द इंटरैक्टिंग बॉडीज पे एंड मास ऑफ द इंटरैक्टिंग बॉडीज पे, ठीक है, तो साइज पे डिपेंड नहीं करता है यार, मास पे करता है ना, साइज ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज पे मास डिपेंड करता है क्या, लेकिन साइज में ना डिस्टेंस होना चाहिए था यहाँ पे, तो इस पर डिपेंड तो नहीं करता, डज नॉट डिपेंड, नहीं यार किसी पे डिपेंड नहीं करता, हमको क्या करना है जी पे, जी तो किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये डज नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग, ये कांस्टेंट है, तो ये किस पे डिपेंड नहीं करता, किसी पे डिपेंड नहीं करता, किसी पे डिपेंड नहीं करता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको नहीं प्रॉब्लम, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसी पे डिपेंड नहीं करता। देन मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग क्या बोला है, कॉलम 1
अट्रैक्शन बिटवीन टू प्लैनेट्स, क्या बोला है? अट्रैक्शन बिटवीन टू प्लैनेट्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। सही बात है ना? अट्रैक्शन बिटवीन टू प्लैनेट्स इज ग्रेविटेशन की ग्रेविटेशनल फोर्स। अट्रैक्शन बिटवीन अ बॉडी एंड अ प्लैनेट, इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। नहीं सॉरी, इसको ग्रेविटी बोलेंगे। एक छोटी बॉडी और प्लैनेट के बीच में जो अट्रैक्शन है इसको हम ग्रेविटी बोलेंगे। एक्ट कर रहा है ग्रेविटी। दो प्लैनेट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम, वेट को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्री फॉल को हम बोलेंगे वेटलेसनेस। सही बात है। और जो बचा हुआ होगा इसको हम ग्रेविटेशन बोलेंगे। बहुत ही एकदम कट टू कट है, पर थोड़ा सा शब्दों का जाल है, माया जाल, तो आप इससे बचिए थोड़ा सा। सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में क्या कंपैरिजन है? फ्री फॉल है बॉडी का। बॉडी का फ्री फॉल है तो क्या होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि जी की वैल्यू कांस्टेंट है ना, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब जी का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। देन डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? डायरेक्शंस। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्शंस क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस विथ डायरेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना। क्या प्रॉब्लम है फिर? स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन को हम वेलोसिटी बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है यार, ये तो बहुत ही सिंपल है। कॉलम सी, कॉलम सी को हम क्या बोलते हैं? वाइड स्ट्रैप्स ऑफ स्कूल बैग। तो स्कूल बैग एरिया बड़ा, एरिया बड़ा तो प्रेशर कम, है ना? तो क्या होगा? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट नहीं, वाइड स्ट्रैप ऑफ अ स्कूल बैग टू रिड्यूस प्रेशर। सही बात है। जितना ज़्यादा एरिया बच्चों के कंधे पे उतना प्रेशर कम होगा। ठीक है। फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप पढ़ेंगे आगे, अभी आपने पढ़ लिया होगा तो कोई टेंशन नहीं है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें क्या करता है? सबमरीन्स, ये जो बॉयंसी वगैरह का कंसेप्ट है ना, वो हमें बताता है। तो सबमरीन इसी की वजह से डूबती है, तैरती है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से? मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। ठीक है। और अपथ्रस्ट की वजह से क्या होता है? अपथ्रस्ट, बलून में भी अपथ्रस्ट होता है, सबमरीन में भी अपथ्रस्ट होता है। अपथ्रस्ट तो सबमरीन में भी है, बलून में भी है। ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास। देन क्वेश्चन नंबर, ये कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 4 में लॉस इन वेट। लॉस इन वेट हम क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट भी बोलते हैं उसको। लॉस इन वेट को हम अपथ्रस्ट नहीं बोलते हैं, मतलब अपवर्ड फोर्स को अपथ्रस्ट बोलते हैं, लेकिन लॉस इन वेट ही बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट हमें देता है। ठीक है, ये एक हो सकता है। या लॉस इन वेट हमको आर्किमिडीज प्रिंसिपल से भी मिल सकता है। अगर आपने पढ़ा तो आपको समझ में आएगा जरूर। मोशन ऑफ, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ क्या होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स से भी होता है, या सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगता है वहाँ पे अर्थ के अराउंड घूमने के लिए, है ना? फिर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कि एयरशिप, एयरशिप क्या, एयरशिप के एरोप्लेन बोलना चाहिए था। अपथ्रस्ट की वजह से चलती है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होता है उसमें, बर्नौलिस थ्योरम वगैरह नाम के कंसेप्ट लगते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन हवा के दबाव की वजह से ही उड़ता है। जो भी प्रेशर डिफरेंस होता है उसके वजह से ही उड़ पाता है वो। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है वो। तो इसके लिए भी ये दोनों ही ऑप्शन होंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है। फिर बोला है कि शार्प टिप ऑफ अ नीडल, शार्प टिप ऑफ अ नीडल क्या बोल रहा है? इंक्रीजेस प्रेशर, क्योंकि एरिया बहुत ही कमजोर हो जाता है, तो जितना छोटा एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो जितना छोटा प्रेशर उतना जितना छोटा एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर। समझा आपको? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखिए। मार्क द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ऐसा बोला है आपको। तो ये ट्रू और फॉल्स प्लीज़ देखो आप। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ही एकदम है, और आंसर्स भी दिए गए देखो नीचे। तो आंसर आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो अपने नोट्स से।
एक्सरसाइज 2 सॉल्व करने से पहले ये सारा चीज़ आप सॉल्व करें बिना कॉपी किए, ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। समझ में आ रहा है आपको? तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को देखो, समझो और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर, है ना, ब्रेक के बाद। चलो।